इसमें हम करने वाले हैं 500 इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके हर एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेगा। और चाहे आप किसी भी स्टेट की तैयारी करते हैं, EMRS के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा जो अभी होने वाले हैं, क्योंकि EMRS ने एग्जैक्ट कॉपी करी है NVS से। मैं NVS के भी TGT PGT करा रहा हूं आपको प्रीवियस पेपर्स, ठीक है, जो आपके लिए, क्योंकि आपका एग्जाम पैटर्न EMRS वालों का एग्जैक्ट है जो NVS का एग्जाम पैटर्न था। सिलेबस भी सेम है, पैटर्न भी सेम है, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी सेम है, एग्जामिनर भी सेम है, एग्जाम लेने वाला भी सेम है, बनाने वाला भी सेम है। तो इससे बेहतर आपका कुछ नहीं हो सकता। हर एक स्टेट दूसरे स्टेट की या स्टेट एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस की कॉपी करता है, ये आपको पता है। अभी स्टेट हुआ, उन्होंने NVS से कॉपी कर रखे थे, वो मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा अभी जब मैं अभी कराऊंगा, ठीक है। राधे राधे प्रदीप भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट से भी कराऊंगा, ट्रिक से भी कराऊंगा, दोनों से आपको कराऊंगा। बहुत शानदार, लाजवाब, जबरदस्त आपकी क्लास रहने वाली है। ये अभी प्रीवियस पेपर, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, अगर आप इस पे जुड़ सकते हैं, अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो वहां पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहली क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द लार्जेस्ट नंबर डेट डिवाइड्स 247। देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको बतानी है जो 247 और 1031 को डिवाइड करे तो हमेशा जो रिमाइंडर आए वो 7 आना चाहिए दोनों केसों के अंदर। ये क्वेश्चन आपको कराना। देखो, मैं आपको एक टीचर की तरह नहीं, बस आपको डिफरेंस दिखाता हूं कि एस्पिरेंट में और टॉपर में क्या डिफरेंस है, एक टॉपर किस तरह से सोच पाता है, एस्पिरेंट टॉपर में कन्वर्ट कैसे होगा, वो सारी चीजें आपको, सोचने का तरीका क्वेश्चन का कैसा होना चाहिए वो मैं आपको सिखाता हूं। देखिए, जब मैं आपकी जगह होता तो मैं इसको किस तरह से करता। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है, जो 247 को और 1031 को दोनों को डिवाइड करे, पर दोनों के केस में 7 रिमाइंडर आए। तो देखो, 247 जैसे ही मैंने देखा अब 7 रिमाइंडर बच रहा है, तो मतलब 240 तो उस नंबर से पूरा भाग हो रहा होगा। पहली बात आ गई समझ में, 240 तो पूरा भाग हो रहा होगा। अब 240 को जैसे ही मैंने देखा तो मैंने देखा 24 दिमाग में आया कि ये 4 का मल्टीपल है, 4 6 24, तो जो नंबर होगा वो 4 का मल्टीपल होगा। पहला ऑप्शन गया, दूसरा ऑप्शन गया, तीसरा और चौथा ऑप्शन बचा। बड़ी से बड़ी ज्ञात करनी थी, 16 और 64 में से कुछ भी हो सकता है। अब देखते हैं इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा। तो देखिए 240, अब अगर 16 से तो भाग होगा ही होगा, पूरा का पूरा जा रहा है, ठीक है। अब क्या 64 से भी जाएगा? 64 से भाग नहीं जाएगा। 4 सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई होता है तब 0 देता है, या 10 पे मल्टीप्लाई होता है। तो जब मैं 64 पंजे करूंगा तो वो 240 से ज्यादा जा चुका होगा, मतलब 64 वो नंबर नहीं है जो 240 को पूरा भाग कर पाए। तो आपका आंसर होगा 16। जब आप 247 को 16 से डिवाइड करोगे तो 7 रिमाइंडर आएगा। 1031 को भी जब आप 16 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर सेम आएगा, ठीक है। तो इस सोच के साथ आपको काम करना है कि हाँ देखो, अब इसमें से आप घटाओगे, 240 में से 7 गया, 240, 47 में 7 गया, 1031 में से भी 7 गया, 1024। अब उन नंबर्स को आप देखोगे तो बात वही है कि किस तरह सोच के आप आंसर निकालते हो। मेन बात सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, ये सोच आपके अंदर आनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी, क्योंकि कंपटीशन का मामला है, जल्दी से जल्दी आंसर देना है, तो ऑप्शन की हेल्प लेना बनता है, ठीक है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर समझ नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा, चाहे आप लाइव नहीं भी हैं तो भी मैं आपकी बाद में कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। चलिए, इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड 2 इरेशनल नंबर्स, अगर हम 2 इरेशनल नंबर्स को हम बोलते हैं अप्रिमेय संख्याएं, अप्रिमेय संख्याएं, अप्रिमेय संख्याएं, ठीक है। हिंदी थोड़ी सी कमजोर है, ठीक है। तो इरेशनल नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो आपका रिजल्ट जो होगा वो रैशनल नंबर आएगा या इरेशनल नंबर आएगा, या दोनों आ सकते हैं, या नेचुरल नंबर आएगा। ये आपका क्वेश्चन है। अगर हम 2 अप्रिमेय संख्याओं को मल्टीप्लाई, गुणा करें या डिवाइड, भाग करें, तो आपका आंसर क्या होगा? सर एचटेट टीजीटी में मैथ ऑब्जेक्शन क्या? शर्मा जी, एचटेट टीजीटी तो क्लियर हो ही गया होगा आपका। देखो,
तो देखो भाई, सबसे पहले आपको बता दूं रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों के बारे में। रैशनल नंबर क्या होता है, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और अपरिमेय संख्या क्या होती है। आज थोड़ा कंसेप्ट भी आपको बता देता हूं, आंसर आपके सामने। कंसेप्ट जब सीख जाओगे तो आंसर अपने आप दे दोगे, ये गारंटी है। देखो अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है, बट कंडीशन ये है कि q कभी भी जीरो नहीं होगा, q नॉट इक्वल टू जीरो होगा। चाहे 2 अगर मैं लिख दूं उसको भी मैं रैशनल बना सकता हूं 2/1 करके p बाई क्यू फॉर्म में। तो इस तरह आपको पता होना चाहिए q नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ये है रैशनल नंबर और परिमेय संख्याएं। इरेशनल नंबर्स किसको कहा जाता है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इरेशनल नंबर की डेफिनेशन वो क्या कहती है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। मतलब उसका ऐसा नंबर होगा जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं लिया जा सकता हो। जैसे कि देखो, अगर मैं रूट 36 की बात करूं तो भाई इसका आप स्क्वायर रूट ले सकते हो, 6 आ जाएगा, ठीक है। बट अगर मैं कहूं कि रूट 8, क्या आप इसका ले सकते हो एग्जैक्ट, नहीं ले सकते। क्या रूट 3 का भी आप स्क्वायर रूट एग्जैक्ट ले सकते हो, तो नहीं ले सकते। ईएमआरएस पीजीटी के लिए कब करवाओगे, ये ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए हैं। देखो क्योंकि सिलेबस आपका काफी कुछ मिक्स है, जैसे इसके अंदर आज मैं कराऊंगा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वगैरह कराऊंगा, तो आपको वो दोनों के सिलेबस में है, टीजीटी में भी है पीजीटी में भी है। सीरीज के क्वेश्चन है वो दोनों में है, टीजीटी में भी है और पीजीटी में भी है, ठीक है। तो आप भी देखो, इसको समझो, मैथ ही है, ठीक है। तो इरेशनल नंबर्स एक और खास बात होती है, ये कभी भी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, आज कोशिश करूंगा कि आपको ट्रिक के साथ कंसेप्ट भी बताऊं। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं, ये रिपीट इनकी वैल्यूज भी नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। अगर आप डेसिमल नंबर्स दशमलव के बाद भी इनकी जो वैल्यू होती है वो कभी भी रिपीट नहीं होती। नीलम यादव गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। जैसे रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732 डैश, तो ये आगे चलती जाती है, ये रिपीट नहीं होगी, ठीक है। ऐसे ही रूट 2 की वैल्यू आगे चलती जाएगी, ना तो इनका 1.414 चलते जाएंगे, ये ना तो रिपीट होंगे ना टर्मिनेट होंगे, ना इनका परफेक्ट स्क्वायर ले सकते हो। तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में आपने सीख लिया। अब बात आती है क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर 2 इरेशनल नंबर्स को, मैं आपको क्या सिखाऊंगा, जो क्वेश्चन है ये तो बताऊंगा ही, इससे रिलेटेड कितने और टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आज मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो ये सीरीज बहुत बेहतरीन होने वाली है। देखिए, जब 2 इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए तो रैशनल आएगा या इरेशनल आएगा या दोनों आ सकते हैं। देखिए जरा एक बार करके देखते हैं, एग्जाम्पल से समझाऊंगा। आंसर इसका है रैशनल और इरेशनल। कैसे आया वो मैं आपको सिखा देता हूं। देखिए, अगर रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, रूट 3 भी एक इरेशनल नंबर है, अगर हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो भी एक इरेशनल नंबर आया, क्योंकि इसकी भी आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, ठीक है। तो आंसर आया इरेशनल नंबर। बट क्या हमेशा इरेशनल आएगा? हाँ शर्मा जी, एचटेट टीजीटी में ऑब्जेक्शन है क्या? मैंने आंसर आपको मैच करा दिए थे कंप्लीटली, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हो सकता है एक आधे क्वेश्चन में हो, मैंने उसको फिर ध्यान से देखा भी नहीं, ठीक है। आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है उसमें। सर पॉइंट पास हूँ, कहीं ऑब्जेक्शन में डिडक्शन ना हो जाए। मेरे नॉलेज में एचटेट में कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है टीजीटी में, ठीक है। अच्छा देखो, अगर मैं बात करूं, एक और एग्जांपल ले लेता हूं। ये पहला एग्जांपल आया, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो इरेशनल नंबर। अगर मैंने रूट 2 का मल्टीप्लाई कर दिया रूट 8 से, ये भी इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं रूट 16 प्लस माइनस 4, बट ये इरेशनल नंबर नहीं है, ये इरेशनल नंबर नहीं है। तो जब भी आप 2 इरेशनल नंबर्स अपरिमेय संख्याओं को मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे, जैसे रूट 2 बाय रूट 3, ठीक है, ये भी आपका इरेशनल नंबर बना, ठीक है।
तो आप मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो इरेशनल नंबर को, रैशनल नंबर भी आ सकता है और इरेशनल नंबर भी आ सकता है। ये देखो यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये इरेशनल आया, बट ये दोनों इरेशनल किए तो ये एक रैशनल आ गया, तो आंसर आपका आ गया सी। अब एग्जामिनर किस किस तरह से इसको आप एग्जामिनर स्टेटमेंट चेंज कर सकता है, आपसे वो पूछ सकता है कि अगर एड यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड की जगह आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन बोल दे, हाँ टाइम यही रहेगा ऑलमोस्ट 8:15 से 8:30 दोनों में से कभी भी आपकी अब डेली क्लास चला करेगी, ठीक है। अगर वो एडिशन कह देता तो भी आपका यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन कह देता तो भी मैं सी पे ही क्लिक करता। चलो दिखाता हूं कैसे और क्यों। मान लीजिए कोई इरेशनल नंबर है 2 + √3, ये एक इरेशनल नंबर है। दूसरा नंबर इरेशनल मान लीजिए 2 - √3, ये भी एक इरेशनल नंबर है। दोनों अप्रिमेय संख्याएं हैं। अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो इससे ये कट गया, आंसर क्या आया 4। ये कौन सा आंसर आया है, एक रैशनल नंबर आया, ठीक है। तो मैं वही रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है, दोनों आ सकते हैं। तो याद रखिएगा जब भी दो अप्रिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर्स को जोड़ा जाए, घटाया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, डिवाइड किया जाए, तो आप आंसर क्या लगाओगे, दोनों आंसर आ सकते हैं, रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। अच्छा एक बात और ऐड कर लो, देखो क्योंकि ये जो सीरीज है मैं इसमें मेरा पूरा फोकस रहेगा आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन कराऊं जो उससे रिलेटेड बन सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब अगर वो कहते हैं रैशनल नंबर का, अभी आपसे ये तो इरेशनल दोनों नंबर ले लिए, बट उसने एक नंबर रैशनल ले ले और दूसरा नंबर इरेशनल ले ले, तब क्या आंसर आएगा, ठीक है, तब क्या आंसर आएगा। तो इनके साथ चाहे वो प्लस करे या वो माइनस करे या डिवाइड करे या मल्टीप्लाई करे, ठीक है, तो आपका आंसर क्या आता है, आपका आंसर आता है इरेशनल नंबर, ठीक है। जब आप जैसे कि 2 में √3 जोड़ोगे, 2 रैशनल है, इरेशनल है, पूरा नंबर क्या बन गया, इरेशनल। सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी यही आ गया, रैशनल को और इरेशनल को सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी इरेशनल रिजल्ट आ गया। और मल्टीप्लाई और डिवाइड करना मैं सिखा चुका हूं आपको, ठीक है। शर्मा जी, सर आप मैथमेटिक्स नेट की भी तैयारी करवाते हो? भाई बिल्कुल करवाता हूँ, सारी चीजें करवाता हूँ, मैथ्स से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड सारी चीजें कराता हूँ, बट टाइम की थोड़ी सी कमी है, पढ़ा तो मैं सारी चीजें दूंगा आपको, ठीक है। समझ गए, क्वेश्चन क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसने क्या कहा कि अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है, कोई धनात्मक इंटीजर आपको दे रखा है, तो एक यूनिक इंटीजर Q और R ऐसे होंगे कि A = BQ + R, तो R क्या होगा, इसको एकदम सिंपल लैंग्वेज में सीखिए कि कोई नंबर A है उसको डिवाइड करता है कोई नंबर B, उसका कोशेंट निकल के आता है Q और रिमाइंडर निकल के आता है R। तो इस नंबर को आप कैसे लिखते हो कि B और Q की मल्टीप्लाई, कैसे लिखते हो, B और Q की मल्टीप्लाई प्लस में आप रिमाइंडर लिखते हो, तो आपका वो नंबर आ जाता है। तो आपसे वो पूछना चाहता है कि जो ये रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर किस में लाई करेगा, किस इंटरवल में लाई कर रहा है, कि वो हमेशा 1 से बड़ा होगा या B से छोटा होगा, ऐसे। तो देखिए आंसर कैसे आएगा। देखो भाई, ये जो रिमाइंडर है, ये जो भाग करने वाला नंबर है, क्या इससे बड़ा हो सकता है? भाई अगर ये रिमाइंडर उससे बड़ा होता, ठीक है, रिमाइंडर अगर इससे बड़ा होगा तो ये एक उस पे चला, उसको भाग ही कर देगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अगर भाग करने वाला है 7, रिमाइंडर है यहाँ पे 8, तो भाई 1 पे और चला जाएगा, इसका मतलब B से बड़ा कभी भी रिमाइंडर नहीं बच सकता। पहली बात, ये जो B की वैल्यू एग्जांपल लिया है मैंने, क्या B भी बच सकता है? तो अगर 7 में जाता तो फिर से 1 पे मैं डिवाइड कर सकता था, तो मतलब B के इक्वल भी कभी रिमाइंडर नहीं बच सकता, ना B के इक्वल बच सकता, ना B से बड़ा बच सकता। B अगर 6 बचे तो आप कह सकते हो बिल्कुल बच सकता है। रिमाइंडर हमेशा इस नंबर से हमेशा छोटा होगा, मतलब B से हमेशा छोटा होगा, B से हमेशा छोटा होगा, ठीक है। तो अब बात आती है, क्या 0 रिमाइंडर हो सकता है?
तो आप भाई पूरा अगर कोई नंबर भाग चला जाएगा, अगर पूरा नंबर कोई भाग चला जाएगा, जैसे 14 है, ये जब पूरा भाग चला ही गया तो रिमाइंडर कितना बचा? 0। तो 0 भी बच सकता है, 0 से बड़ा भी बच सकता है। तो आंसर क्या आ गया? 0 भी इक्वल का साइन भी होना चाहिए और बड़ा भी होना चाहिए। ठीक है, 0 भी बच सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है, पर बी से हमेशा जो भाग करने वाला नंबर है उससे हमेशा छोटा होगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 3, ये आंसर है। समझ आया भाई? डी कैसे आया? डी नहीं, 0 के इक्वल भी हो सकता है, इसमें इक्वल का साइन नहीं दे रखा है ना, क्योंकि 0 भी तो रिमाइंडर आ सकता है, जब पूरा भाग चला जाएगा तो 0 रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, सीटेट मैथ साइंस प्लीज सर, 23 तारीख के बाद सीटेट मैथ्स और साइंस दोनों करा दूंगा, पक्का प्रॉमिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 23 तक EMRS वालों के साथ मेहनत करते हैं, फिर सीटेट के ऊपर आएंगे। ठीक है, सब कुछ मिलेगा, ऐसी मेहनत कराऊंगा, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए। ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ए और बी दो धनात्मक संख्याएं हैं। लिस्ट, अच्छा ये क्वेश्चन ना HPSC हरियाणा PGT वालों ने पूछ रखा था अभी, ये 2022 NVS का क्वेश्चन है और पूछ रखा है हरियाणा वालों ने 2023 में। इसलिए मैं कहता हूं, अगर आपने प्रीवियस पेपर्स को अच्छे से कर लिया, सभी जिसमें NVS भी, KVS भी, DSSB भी, सभी स्टेट के एग्जाम्स के क्वेश्चंस, अगर आपने वो क्वेश्चंस कर लिए तो आपका पेपर 70% एग्जैक्ट कॉपी उनमें से मिलेगा, अगर आपने वो कर लिए तो। इसलिए कहता हूं, देखो भाई थोड़ा सा क्वेश्चंस को जूम कर देते हैं, चलो। देखिए, होप अब ये अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूं हमेशा प्रीवियस पेपर्स को ध्यान से देखा करो। इसने क्वेश्चन कहा कि ऐसे नंबर्स हैं ए और बी जिनका एट लीस्ट प्राइम फैक्टर, जो छोटे से छोटा भाग करने वाला प्राइम फैक्टर, मतलब भाज्य जो होगा प्राइम फैक्टर, वो 3 हो और बी का कितना हो 5। मतलब ए कोई ऐसा नंबर है जिसका लिस्ट प्राइम फैक्टर कितना है 3। ठीक है, मतलब छोटे से छोटा वो नंबर जिससे वो भाग जाएगा, फैक्टर होगा उसका। और बी एक ऐसा नंबर है जो जिसका लिस्ट प्राइम फैक्टर है 5, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, देखो इसको समझाता हूं स्टेटमेंट को। आंसर मैंने एक्सटेट वाली क्लास में भी कराया था, आंसर इसका कितना आएगा 2। आंसर कितना आएगा 2। कैसे आया, कहां से आया, समझिए एक बार। सीटेट का, प्रियंका जी सीटेट का साइंस का कंप्लीट मैं करा दूंगा, उसकी टेंशन मत छोड़िए। मैथ और साइंस बहुत अच्छे से करा दूंगा, पेडागोजी भी। अभी फिलहाल आप इस पे ध्यान दीजिए। देखो तो भाई आप कोई भी नंबर ले लो, देखो मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं 3 को ही ए मान लेता और बी को 5 मान लेता। और इसने कहा ए और बी का लिस्ट प्राइम फैक्टर, तो 3 और 5 का लिस्ट प्राइम फैक्टर, मतलब 8 का लिस्ट प्राइम फैक्टर कौन सा होगा 2। छोटे से छोटा नंबर जो 8 को डिवाइड करता है वो है प्राइम 2। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 2। अगर आप ये ना मान के कुछ भी मान लो तब भी आंसर आपका निकलेगा। अच्छा ये बताओ, क्या आप ए का नंबर 6 मान सकते हो? आप कहोगे हाँ, तो मैं कहूंगा नहीं, यहां पर गड़बड़ है, क्योंकि 6 एक ऐसा नंबर है जिसका लिस्ट प्राइम फैक्टर 3 नहीं, कितना है लिस्ट, छोटे से छोटा 2 है, तो आप 6 नहीं मान सकते मेरे भाई। आप कहोगे सर 9 मान लो, तो मैं कहूंगा 9 बिल्कुल मान लो, क्योंकि 9 का लिस्ट प्राइम फैक्टर कितना है 3 है, तो ए की वैल्यू 9 मानी जा सकती है। अब बी की बात करते हैं, क्या आप 10 मान सकते हो? आप बोलोगे सर नहीं, क्योंकि 10 का लिस्ट प्राइम फैक्टर कितना है 2 है, इसलिए 10 भी नहीं माना जा सकता। आप कहोगे 15 मान लूं सर, तो 15 भी नहीं मान सकते, क्योंकि इसका लिस्ट प्राइम फैक्टर कितना है, छोटे वाला 3 है। ठीक है, तो मैं ही आपको बताऊंगा कि ऐसा करो 25 मान लो, 25 का लिस्ट प्राइम फैक्टर कितना है 5, तो ए की वैल्यू 9, बी की वैल्यू 25, 9 और 25 34, तो 34 को छोटे से छोटा नंबर जो डिवाइड करता है उसका भी आंसर कितना है 2 है। तो 3 और 5 मान के आंसर निकालो या 9 और 25 मान के आंसर निकालो, आपका आंसर आएगा 2। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एस्टेट में 89 नेचर एंड ब्यूटी हो सकता है अभी क्रॉस, देखो पीजीटी वाला तो हो सकता है पीजीटी वालों का क्रॉस हो जाए,
क्योंकि एक दो नंबर बढ़ सकता है अगर कोई अच्छे से एक्सप्लेनेशन करे। दो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे पीजीटी में, एक 2 की पावर 15 वाला और एक e की पावर x-1 वाला। अगर उन पे आप करोगे अच्छे से तो शायद आपकी बात बन जाएगी, एक दो नंबर आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है एक क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, इससे पूछे कितनी टर्म होती है। तो आप सबको पता है ax² प्लस bx प्लस c कितनी है, 1 2 3, 3 टर्म्स पॉसिबल हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो कमेंट कीजिए। अभी अगला क्वेश्चन आप, चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। x+1 इज ए फैक्टर ऑफ x की पावर n+1 ओनली इफ n इज ए n। आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट सर जी, आपकी ट्रिक बहुत अच्छी है। देखिए चलो एक बार फिर से समझते हैं इस बेहतरीन क्वेश्चन को। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार आते हैं, तो देखिए 3 तरह के क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। तीनों तरह के क्वेश्चन नोट डाउन कर लो फटाफट। पहली टाइप का क्वेश्चन ये है, देखिए इसका मतलब क्या है कि ये जो है वो फैक्टर है, इसका मतलब इसको पूरा डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इसकी पहली टाइप लिख लो, नोट कर लो। x की पावर n+1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, चलो x की पावर n अपॉन a की पावर n x प्लस a इज इक्वल टू। ठीक है, तो ये जो n होगा वो हमेशा ओड होगा। अब फैक्टर है तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। रिमाइंडर कितना आएगा, 0। पहली कंडीशन जो आपकी नोटबुक में छप जानी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आते रहते हैं। करके भी दिखाऊंगा, एग्जाम्पल के साथ भी समझाऊंगा। फिलहाल नोट कर लो, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x प्लस a। ठीक है, अगर ये पूछा जाएगा तो n ऑलवेज इवन होगा, रिमाइंडर फिर भी 0 रहेगा, क्योंकि फैक्टर है तो पूरा भाग देगा, रिमाइंडर 0 आएगा। देखिए x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a होगा, तो n ऑलवेज ए नेचुरल नंबर होगा, नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, फिर भी रिमाइंडर तो फिर भी 0 होगा, क्योंकि फैक्टर है तो पूरा डिवाइड करेगा। इसको नोट कर लो। ठीक है, गुड इवनिंग टीजीटी 103 सर, आपकी कृपया है भाई ग्रेवाल। ऐसा है, आपकी मेहनत है, आप सबकी आपकी मेहनत है, आपका सिलेक्शन है। तो देखिए क्वेश्चन ये है, मैं इसको एक बार शॉर्ट कर देता हूं। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कैसे आपको इसको याद रखना है वो मैं आपको सिखा देता हूं। देखिए आपके एग्जाम में एक ही जगह कुछ भी लिख देगा, उसकी मर्जी रहेगी। ठीक है, और आपसे पूछेगा n के बारे में, वो ओड होगा या इवन होगा या नेचुरल नंबर होगा, वो सारी चीज वो आपसे पूछेगा। तो चलिए सीखते हैं इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर कैसे करते हैं। चलो एग्जांपल मैं देता हूं। अगर मैंने n को ले लिया ओड, कुछ भी x और a मर्जी आपकी, कुछ भी ले लो। x की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, a की जगह आप कुछ भी ले सकते हो। मैंने मान लिया x की जगह 2 और a की जगह 3। ठीक है, अब n क्या लेना है, ओड। ये 3 लिया, ये भी 3 लिया, प्लस का साइन है, नीचे x प्लस a, 2 और 3 5। कितना आया भाई, देखो 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 3 27, 27 और 8 35, 35/5। क्या पूरा भाग जाएगा? तो आप कहोगे सर बिल्कुल जाएगा। रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। मतलब ये है कि यहाँ पर कोई भी नंबर हो तो ये जो n है ये हमेशा क्या होगा, ओड होगा। मतलब ये क्या होगा, ओड। मर्जी आपकी 3 लो, 5 लो, 7 लो, कुछ भी लो। ठीक है, यहाँ पे नंबर कुछ भी हो, हमेशा n की वैल्यू क्या आएगी, ओड आएगी। आया समझ? और समझाता हूं, देखिए ये देखिए दूसरा अगर क्वेश्चन है। ठीक है, x की पावर n, ये पहले का एग्जांपल दिया मैंने आपको, ये दूसरे का एग्जांपल देखिए। x की पावर n माइनस a की पावर n, इसमें अगर मैं कुछ भी रखूं, 2 3 फिर से वही रख सकते हो आप। ठीक है, मैंने रख दिया 5 और 2। ठीक है,
5 की पावर 2 और 2 की पावर 2, ठीक है। बीच में है माइनस का साइन और 5 और 2 नीचे कितना है 7। देखो भाई n की जगह क्या है इवन, ठीक है। अगर n की जगह इवन है तो ये इसका फैक्टर होगा, मतलब पूरा डिवाइड करेगा। 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 4 गया 21, 21/7 क्या पूरा डिवाइड किया? आप कहोगे सर बिल्कुल किया, तो रिमाइंडर कितना आया? 0 आया, ठीक है। तीसरी कंडीशन देखिए, तीसरी कंडीशन है x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, n ऑलवेज नेचुरल नंबर। कुछ भी नंबर ले लो आप, ठीक है। यही ले लूं एक बार दोबारा, 5 की पावर नेचुरल नंबर 1 2 3 4 कुछ भी ले लो, मैंने 5 की पावर 2 ले लिया, यही नंबर्स ले लो। चलो 2 की पावर 2 सेम होनी चाहिए, बट जो यहाँ n है वही n है। 5 में से 2 गया 3, तो 25 में से 4 गया 21, 21/3 क्या ये पूरा भाग गया? तो आप कहोगे सर बिल्कुल गया, रिमाइंडर आया 0। 3 तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तीनों आपको पता होने चाहिए। इसको किसी भी लैंग्वेज में लिखा जा सकता है। अच्छा दूसरी लैंग्वेज दिखाऊं आपको, अगर ये आप ये कहते हो ना कि a की 2 माइनस b की 2, क्या इसका फैक्टर है a माइनस b? तो आपको पता है बिल्कुल है, a माइनस b कटेगा। एक तरह का और क्वेश्चन एग्जाम में आता है a की 3 माइनस b की 3, क्या इसका भी फैक्टर है a माइनस b? कुछ भी रखो, 1 2 3 4 कुछ भी, n ऑलवेज नेचुरल नंबर, कुछ भी हो नेचुरल नंबर हमेशा, तो ये हमेशा रिमाइंडर क्या देगा? 0 देगा। रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। 3 तरह के स्टेटमेंट मैंने आपको समझा दी हैं, आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको नोट डाउन कर लीजिए, आपके एग्जाम में बहुत इंपोर्टेंट रहने वाली हैं। समझ में नहीं हो तो बताइए, मैं फिर से समझाता हूँ, ठीक है। सर आपने अभी शुरू किया है चैनल? प्रदीप कुमार, चैनल तो स्टार्ट करे हुए 3-4 साल हो गए, पहले बस गाइड करता था, पढ़ाता नहीं था, ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाता था, फिर मैंने देखा कि बच्चों की नैया डोल रही है मैथ के अंदर, तो मैंने सोचा क्यों ना उस नैया को पार लगा दिया जाए, तो इसलिए मैं यहाँ पर मैथ पढ़ाने आपको आ गया। अभी आया हूँ, 1 महीने से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है आपको, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ भाई, जो क्वेश्चन आपके सामने था। क्वेश्चन आपके सामने था x + 1, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ उसी की फॉर्म में, x की n प्लस 1 की पावर n अपॉन x + 1। तो बताओ, अब आप बताओगे इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर प्राइम नंबर होगा, नेचुरल नंबर होगा, इवन नंबर होगा, ऑड नंबर होगा। तो आप कहोगे सर ऑड नंबर, क्योंकि ये कंडीशन अभी अभी मैंने लिखवाई है, जब दोनों प्लस के हैं तो n ऑड नंबर होगा और रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। आगे समझ? वेरी गुड भाई, चलिए आगे चलते हैं। द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एक द्विघात समीकरण आपको दे रखा है और आपसे पूछा है उसके जीरोज मतलब उसके रूट्स, उसके फैक्टर्स, ये आपसे पूछा है, ठीक है। देखो भाई आंसर सिंपल है, एक सिंपल बता देता हूं। जब भी इक्वेशन आपके सामने ये हो ax² + bx + c, ठीक है, और एक कंडीशन ऐसी आती है जब यहां पर माइनस होता है, जब बीच में प्लस का साइन होगा तो आपके रूट्स दोनों नेगेटिव होंगे, और जब बीच में माइनस का साइन होगा तो दोनों पॉजिटिव होंगे रूट्स, ठीक है। ये बात ध्यान रखो, बीच में किसका साइन है? प्लस का साइन है, प्लस का साइन है तो दोनों जीरोस, दोनों रूट्स कैसे होंगे? नेगेटिव होंगे। माइनस का साइन होता तो प्लस के होते। चलो मैं एग्जांपल से भी समझा देता हूं आपको, कोई भी एग्जांपल मान लो, जैसे कि x² + 3x + 2, ये एग्जांपल मान लिया, जिसकी गुना 2 आए जोड़ 3 आए, 2 एकम 2। रूट्स निकालने के लिए क्या करते हैं? साइन चेंज कर देते हैं, 2 का -2 और 1 का -1, ये इसके रूट्स हैं। तो देखो अगर बीच में प्लस का साइन था तो रूट्स क्या आए? माइनस आए, ठीक है। रूट निकालने मत लग जाना इसके श्रीधराचार्य फॉर्मूले से, जो होता है -b + -√b² - 4ac अपॉन 2a, इससे रूट मत निकालने लग जाना इसके, ठीक है। सिंपल आपको समझना है ऐसे,
कोई नेगेटिव भी आप लेके चल सकते हो, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, कि भाई जिसकी गुणा 6 आए और जोड़ -5 आए, मतलब -3 और -2, गुणा आएगी प्लस का 6, जोड़ आएगा -5। रूट्स निकालने के लिए साइन को चेंज करेंगे, -3 का +3, -2 का +2, तो ये आपके रूट्स आ गए। देखो माइनस साइन है तो प्लस के आए, प्लस साइन है तो माइनस के आए, ये बात दिमाग में रखी और आंसर निकाल दिया कि प्लस साइन था तो दोनों माइनस के आएंगे, ये आपका आंसर है। थैंक यू ग्रेवाल्स एकेडमी, थैंक यू सो मच डियर। वैसे हार्डवर्क आपका है, मेहनत आपकी है, मैंने तो अभी आपसे मिला हूं, अभी शुरुआत की है आपको पढ़ाना, ठीक है। ओके चलो भाई आगे चलें, समझ आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज 0, देन द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोस इज, ये आपसे पूछा है। देखो क्यूबिक पोलिनोमियल आपके सामने, भाई आपको पता है क्यूबिक पोलिनोमियल सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, क्या होता है -b/a। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा बीटा इंटू गामा -d/a, ठीक है, ये क्यूबिक की बात चल रही है। और अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा क्या होता है, c/a। अब क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि एक ऐसा रूट है, मतलब वन ऑफ जीरोज, ऐसा रूट है एक इस क्यूबिक पोलिनोमियल का, ठीक है, जिसकी जो क्या है जीरो, जो क्या है जीरो, देन द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू, एक जीरो है तो उससे अलग दो की प्रोडक्ट आपसे पूछी है। तो देखो दोस्तों, अगर इनमें से एक को जीरो कर दो, मान लो अल्फा को जीरो कर दिया, मर्जी है आपकी किसी को भी जीरो कर लेना, अगर अल्फा को जीरो कर दिया तो ये जीरो, इसमें अल्फा है ये भी जीरो, तो अदर टू की प्रोडक्ट क्या आ गई, c/a, आपका आंसर आ जाएगा c/a इज द करेक्ट आंसर। राधे राधे प्रियांशु भाई, वेरी गुड इवनिंग। कुछ भी मान लो, बीटा जब मान लोगे भाई, बीटा अगर एक रूट जीरो है, बीटा को जीरो मान लोगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो अदर टू की प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, c/a, ठीक है। होप आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे, समझ नहीं आया है तो कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए द इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, या 3 सॉल्यूशन या 2 सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। देखो भाई वैसे तो दिख रहा है x की वैल्यू रखोगे y, चलो कर ही देता हूँ सीधे, वैसे तो इसमें दिख रहा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि x की वैल्यू कुछ भी रखोगे y की वैल्यू पलट जाएगी, y की कुछ भी रखोगे x की पलट जाएगी। बट देखो x की वैल्यू जब जीरो है, जब मैंने x की वैल्यू जीरो रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 12/3 4, y की वैल्यू आ गई 4। जब मैंने y की वैल्यू जीरो रख दी तो x की वैल्यू कितनी आ गई, जब मैंने y की वैल्यू जीरो रखी तो x की वैल्यू आ गई 12/2 6। तो इन पॉइंट्स की लाइन बनी, क्या लाइन बनी आपके सामने कि x की वैल्यू 6, 1 2 3 4 5 6, y की वैल्यू 4, 1 2 3 4, तो ये आपका ग्राफ बना, ये एक स्ट्रेट लाइन बनी। किसी भी पॉइंट पर ये लाइन बन गई आपकी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 की, किसी भी पॉइंट पे चेक करोगे तो वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस इसके होंगे, ये आपका आंसर है, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। समझ में आ गया? ग्रेवाल एकेडमी, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ये आपके सामने है, द कॉस्ट ऑफ ए पेन, माना कि x रुपीज है, इज 3 रुपीज। चलिए थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं, होप आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। एक पेन का जो कॉस्ट है मान लिया x रुपीज है,
मान लिया कितना x रुपीज है, वो 3 रुपीज मोर, 3 रुपीज मोर, 3 रुपए ज्यादा है किससे? 4 पेंसिल्स के रेट से। एक पेंसिल का रेट है y, तो 4 पेंसिल्स का रेट कितना है? 4y। तो 4 पेंसिल्स के रेट से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। बस ये आपसे पूछा था कि एक पेन की कॉस्ट जो कि कितनी बोली है? x रुपए, ठीक है, वो 3 रुपए ज्यादा है किससे? 4 पेंसिल की कॉस्ट से। और एक कॉस्ट है y की, पेंसिल, एक पेंसिल है y रुपए की, तो 4 पेंसिल 4y रुपए की। तो 4 पेंसिल से भी की जितनी कॉस्ट है उससे भी 3 ज्यादा है। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई, x = 4y + 3। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ आया? बताओ, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये आपके सामने ग्राफ है, मतलब उसने बोला है ग्राफ है तो नहीं, देखिए द ग्राफ ऑफ x + 2y = 7, 2x + 4y = 14। आपसे पूछा है ये कोइंसिडेंट है या इंटरसेक्ट करते हैं या पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। तो देखिए दोस्तों क्या है ये, आपको पता है, ये मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की वीडियो में पढ़ा भी रखा है। a1 a2 b1 b2 c1 c2 कितना है? a1/a2 1/2, b1/b2 कितना है? 2/4 मतलब 1/2, c1/c2 कितना है? 7/14 मतलब 1/2। और ये कंडीशन आपको भली भांति जानते हो आप, जब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होता है, तो a1 कौन है? x का कोफिशिएंट, यहां पर a2 है इसके x का कोफिशिएंट, b1 b2 क्या है? y के कोफिशिएंट्स, c1 c2 क्या है? कांस्टेंट्स। तो जब ये तीनों बराबर होते हैं तो आपका आंसर आता है क्या? कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। कोइंसिडेंट लाइंस किसको बोलते हैं? देखिए जरा, ये होती हैं कोइंसिडेंट लाइंस। मैंने 2 लाइनें खींची बट आपको दिख रही है एक, इसी को बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, कि बिल्कुल पैरेलल है। जैसे ये 2 लाइनें हैं, ठीक है, यहां पर भी पॉइंट पे मैच कर रही है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी। तो इन ये 2 लाइनें हैं, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, बहुत सारे जगह ये टच करती हैं एक दूसरे को। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, इस कंडीशन को कहा जाता है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, या आपको लिखा हुआ मिलेगा क्या? मैनी सॉल्यूशंस, या आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा? मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, पहली कंडीशन, चलो तीनों कंडीशन बता देता हूं। पहली कंडीशन समझ में आ गई, जब a1 a2 b1 b2 c1 c2 तीनों बराबर होते हैं तो उसको कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन या मैनी सॉल्यूशंस बोलते हैं। एग्जाम में बहुत बार इससे क्वेश्चन आता है। दूसरी कंडीशन समझा देता हूं, देखिए दूसरी कंडीशन क्या है, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये कंडीशन होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस की। ये किसकी कंडीशन होती है? इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब एक दूसरे को काट रही हैं यहां पर, और इस पॉइंट को आप बोल सकते हो, एक पॉइंट पे काटते हैं इसलिए इसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, या आप कह सकते हो वन सॉल्यूशन, या आप कह सकते हो वन सॉल्यूशन। ठीक बात है, जब a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2। तीसरी कंडीशन होती है क्या? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन होती है किसकी? पैरेलल लाइंस की। किसकी? पैरेलल लाइंस की, मतलब ऐसी लाइंस ये कहीं काटेंगे ही नहीं, तो काटेंगे नहीं तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, नो सॉल्यूशन हम इस सिचुएशन को बोलते हैं। तो 3 तरह की सिचुएशन होती है, ठीक है। कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब एक के ऊपर एक, बिल्कुल एक ही दिखेगी, वो हर एक पॉइंट पे आपस में टच करते हुए चलती हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। फिर है इंटरसेक्टिंग लाइंस, एक पॉइंट पर कट करेंगी, ये उसकी कंडीशन आपके सामने है। ये है पैरेलल लाइंस, ठीक है। तीनों लाइंस, उनके सॉल्यूशंस मैंने आपके सामने लिख दिए हैं।
आगे इस बेस पे क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको याद रखने हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ग्राफ दे रखा है, सिलेक्ट द इक्वेशन हुज ग्राफ। आपको ऐसी इक्वेशन बतानी है जिसका ये ग्राफ आपके सामने है। देखो ये आपकी इक्वेशन उसने दे रखी है, ठीक है। तो आपके सामने पॉइंट्स दे रखे हैं, इसी से आंसर निकाल लो आप फटाफट। देखो अगर x की वैल्यू 2 है तो y की क्या होनी चाहिए, 0। x की 2 है, ये तो खत्म है, ये तो होगा नहीं, ठीक है। इसमें रखा है x की वैल्यू 2 y की 0, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ये देख लेते हैं फिर, अगर x की 2 है तो क्या y 0 होगी, x की 2, 2 दूनी 4 माइनस 4 0 होगी, बिल्कुल पहला सेटिस्फाई कर गया, जब x की 2 है तो y 0 है। दूसरा पॉइंट, जब यहां पर x की 0 हो, y की -4 हो, y की -4 x की 0, तो ये भी सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। तो दोनों सेटिस्फाई कर गए, इसका मतलब ये आपका आंसर हो गया। बस हमने पॉइंट जो दे रखे थे उनकी वैल्यूज ऑप्शन में रखी और आंसर निकाल लिया। ये ऐसा ऑप्शन है जिसमें जब 2 रखेंगे, x की 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 आएगी, जब x की 0 रखेंगे तो y की -4 आएगी, या y जब -4 रखोगे तो x की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। आगे समझ हो गया क्लियर? बस इतनी वैल्यू पुट करके देखनी थी और कुछ भी नहीं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये अभी अभी मैंने आपको समझाया था, आई थिंक दोबारा समझाने की जरूरत नहीं होगी। देखिए क्या कहा है, इसने कहा है एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, आपको एक पेयर दे रखा है लाइंस का 2 वेरिएबल्स के साथ। इसने कहा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। मैंने आपको बताया था अभी अभी आपके सामने कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है, a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। इसका मतलब क्या होता है, कौन सी लाइंस होती हैं, ये कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, मतलब एक के ऊपर एक ऐसे, ठीक है। ये हम कर चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये आपको 2 लीनियर इक्वेशन का पेयर दे रखा है। इसने कहा क्या, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आपको दिए हैं। तो बताइए m और n की वैल्यू क्या होगी। अभी मैंने आपको कहा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का मतलब क्या है, a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। ये है कोइंसिडेंट लाइंस इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस की। तो देखो c1 बाय c2 कितना है, 11/33 मतलब 1/3। तो a1 बाय a2 भी 1/3 होगा, b1 बाय b2 भी 1/3 होगा। तो a1 कितना है 2, a2 कितना है m प्लस n, तो मतलब a1 बाय a2 इसकी वैल्यू भी 1/3 होगी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो m और n की वैल्यू कितनी आ गई, 6। m और n की वैल्यू आ गई 6। ऑप्शन में देखो m और n की वैल्यू 6, 2 ऑप्शनों में है, इनमें नहीं, ठीक है। अब बात यहां पर आ गई कि दोनों में आ तो गई m और n की वैल्यू 6, पर m की वैल्यू बड़ी होगी या छोटी होगी। देखो अगर यहां पर m की वैल्यू छोटी हो गई तो माइनस का साइन आ जाएगा और फिर ये इक्वल नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए m की वैल्यू बड़ी होना अनिवार्य है, तभी ये मतलब m की जगह 5 रखोगे, n की जगह 1 रखोगे, तभी ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। आ गई भाई समझ, होप यू गेट द पॉइंट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। द सिस्टम x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, 5x प्लस ky इज इक्वल टू 7 हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब होता है भाई, नो सॉल्यूशन तब होता है जब a1 बाय a2 इक्वल टू b, जब लाइंस पैरेलल होती हैं तब होता है नो सॉल्यूशन। अब ये भी पढ़ाया था, ये सारे प्रीवियस पेपर के आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, बिल्कुल बेसिक
80 क्वेश्चन आएंगे तो 70 इजी होंगे। देखो भाई, तो ये है नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल लाइंस की कंडीशन। तो के की वैल्यू देखनी है भाई, देख दो, फिर पहले दो से ही देख देंगे, तीसरे का क्या ही लेना देना है। तो यहाँ है A1 की वैल्यू 1, A2 की वैल्यू 5, मतलब 1/5 इज इक्वल टू B1/B2। B1 की वैल्यू 2 और B2 की वैल्यू k। तो कितनी आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, k की वैल्यू 10 आ गई। ठीक है, ये आपका आंसर। ओके, आ गया समझ? वेरी गुड। कोई भी डाउट आए लेट मी नो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये आपको लीनियर इक्वेशन दो दे रखी है, आपको बस सिंपल है, x और y की वैल्यू ऑप्शन से पुट करो और आंसर आप निकाल लो। देखो भाई, कौन सा पुट करें? चलो ये पुट कर लेते हैं 3 और 4। इसमें 3 और 4 पुट करके देखो एक बार। 3 चौक 12, x की जगह 3 पुट किया, 3 चौक 12, y की जगह 4 पुट किया, 6 चौक 24। तो 24 और 12 इक्वल 3 गुणा एक्स वाई, एक्स और वाई की मल्टीप्लाई 4 थी 12 और 12 की 3 की मल्टीप्लाई 36, ये इक्वल आ गए 24 और 12 36 36। तो इसका मतलब यही वो आंसर है जिसकी हमें तलाश थी। चौधरी, हेलो सर। हेलो चौधरी साहब, की हाल चाल? सब बढ़िया? और बताओ, आंसर होप आपको समझ में आ गया। ये बस हमें बस एक्स और वाई की वैल्यू पुट करनी थी और आंसर निकाल लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपके सामने है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, लीनियर इक्वेशन के बहुत सारे क्वेश्चन आपके हुए हैं। ठीक है, यही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जब पेपर से निकलोगे तो बोलोगे हाँ सर ऐसे ही क्वेश्चन थे। इसने अब की बार क्या कहा है, यूनिक सॉल्यूशन कहा है। कौन सा सॉल्यूशन? यूनिक सॉल्यूशन। मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस है, और इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या होता है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। मतलब लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब एक सॉल्यूशन पर। ठीक है, तो बस वही पुट करना है, आंसर निकालना है। A1 की वैल्यू क्या है, लैम्डा। A2 की वैल्यू क्या है, 1 नॉट इक्वल टू B1 की वैल्यू क्या है, 1, B2 की वैल्यू क्या है, लैम्डा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, लैम्डा स्क्वायर नॉट इक्वल टू 1, मतलब लैम्डा नॉट इक्वल टू ±1। ये आपका आंसर है। लैम्डा की वैल्यू क्या है, ऑल रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा एक्सेप्ट ±1, क्योंकि +-1 के इक्वल नहीं है लैम्डा, तो इसके अलावा कुछ भी हो। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, वेरी गुड। और सब सुनाओ, सब बढ़िया? वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, थोड़ा अच्छा लगता है, दिल को तसल्ली मिलती है, शांति आती है, शांति आती है और शांति आती है। चलिए शांति की तरफ से आगे चलते हैं, शांति से मुलाकात बाद में होगी। देखो भाई, ये आपके सामने क्वेश्चन है, इफ द इक्वेशन x² - mx + 1 = 0 हैज 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। चलो इस क्वेश्चन के बारे में भी मैं आपको कुछ पढ़ा दूं, बता दूं, नोट करवा दूं, तभी आगे पढ़ूंगा। देखिए, आपको पता है डी का मतलब क्या होता है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला आप जानते हो, डी की वैल्यू होती है B² - 4AC। ठीक है, इसकी 3 तरह की कंडीशंस बनती है। जब डी पहली कंडीशन बनती है, चलो 4 तरह की बता दूंगा तो आपको, कि जब डी की वैल्यू 0 होती है तो इसके जो रूट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, और रूट्स इक्वल और रियल होते हैं। ठीक है, जब डी की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी तो इक्वल होंगे और रियल होंगे। ठीक है, पहली कंडीशन। कोई एग्जांपल भी दूं, चलो देखो, x² + 6x + 9 = 0। गुणा करो तो 9 आए, जोड़ो तो 6 आए, आपके पास है 3 और 3। ठीक है, 3 तीनों, और रूट्स निकालोगे तो आगे साइन चेंज कर दोगे, तो देखो इक्वल है, ठीक है, और रियल भी है, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, डी के, अगर डी की वैल्यू
जीरो के इक्वल आएगी तो उसके रूट्स इक्वल आएंगे और रियल आएंगे, ठीक है। अगर डी की वैल्यू लेस देन जीरो आएगी तो ये इमेजनरी होते हैं, फिर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स रियल नहीं होंगे, ठीक है। देखो श्रीधराचार्य फॉर्मूले से वो चीजें निकलती हैं, डी ग्रेटर देन जीरो, अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, इसमें दो कंडीशन बन जाती हैं, कौन कौन सी नोट कर लो। अगर परफेक्ट स्क्वायर हो, अगर डी की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर हो, डी की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर हो तो और एक कंडीशन बनती है डी की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर ना हो। एक तो है परफेक्ट स्क्वायर होना, एक है परफेक्ट स्क्वायर ना होना, ठीक है। जब परफेक्ट स्क्वायर के होता है तो रैशनल होता है, रूट्स कैसे होंगे, रैशनल एंड डिस्टिंक्ट, रैशनल और डिस्टिंक्ट, ठीक है। जब स्क्वायर नहीं होगा तब इरेशनल, इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है, नोट कर लो। सर आप क्लास लेते हो उस दिन हमारे शांति आ जाती है, ओहो मैं भी कह रहा शांति यहाँ क्यों नहीं है, शांति आपके पास गई हुई है ठीक है भाई, देखो ये तीन कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हीं का आपसे वो पूछता रहता है, किस में इक्वल, किस में डिस्टिंक्ट, किस में इमेजिनरी, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसने क्या कहा कि रूट्स कैसे हैं, डिस्टिंक्ट्स हैं, डिस्टिंक्ट्स हैं तो इसका मतलब डी की जो वैल्यू है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, क्या बोलोगे, ग्रेटर देन जीरो है। बी की वैल्यू कितनी, बी स्क्वायर की वैल्यू माइनस एम का स्क्वायर कितना, एम स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस एम का स्क्वायर एम स्क्वायर, माइनस 4a की वैल्यू कितनी 1, सी की वैल्यू कितनी 1, मतलब 4ac ग्रेटर देन जीरो। तो देखो एम स्क्वायर आ गया ग्रेटर देन 4k, तो यहां से आपको पता चला स्क्वायर उस तरफ जाके अंडर द रूट, 4 का अंडर द रूट 2, बट हम लेंगे मोड के अंदर, क्यों लेंगे मोड के अंदर, क्योंकि देखो माइनस की वैल्यूज भी तो भाई आपको दे प्लस की देंगी ना, प्लस भी और माइनस भी दोनों का आंसर आ सकता है यहां पर, ठीक है। तो m ग्रेटर देन इक्वल टू 2 यही आपका आंसर है, क्योंकि उसने डिस्टिंक्ट रूट बोला था तो मुझे पता चली ये कंडीशन होती है, इस कंडीशन में इसकी वैल्यूज निकाल ली, यहां से b बोलते हैं इसको, a बोलते हैं इसको, c बोलते हैं कांस्टेंट को, ठीक है। बस उनकी वैल्यू रखी बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहां से हमने अपना आंसर निकाला, एम स्क्वायर उस तरफ जाके अंडर द रूट 4 का हो गया 2, ठीक है। मुझे प्लस चाहिए इसलिए मैंने, क्योंकि इसमें माइनस के भी आएंगे मॉडुलस तो भी वो, अब मैं 3 भी रखूंगा माइनस 3 भी रखूंगा तो भी 2 से बड़ा ही आएगा, है ना, मतलब यहां से समझ लो माइनस 3 का स्क्वायर अगर मैं मॉडुलस में लूंगा तो भी 9 4 से बड़ा आएगा, ठीक है ना, 3 का स्क्वायर 9 4 से बड़ा आएगा मॉडुलस में, इसलिए मैंने मॉडुलस ले लिया, ठीक है। यहां पर आंसर आ गया, समझ आ गया, आगे चलते हैं। आगे अगला प्रश्न आपके सामने है, इफ द सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट देन द वैल्यू ऑफ के। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर किसी इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स का जो सम होता है जिसको बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा 2 रूट्स हैं, सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के, मतलब प्रोडक्ट्स ऑफ रूट के इक्वल दे रखा है। सम ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं, माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं, सी बाई ए से ए गया, मतलब माइनस बी बराबर है सी के, ठीक है। अब रखो बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है जो एक्स का कोफिशिएंट है, मतलब -2, सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है 3 के, सी की वैल्यू कितनी है 3 के कांस्टेंट, 3 इस तरफ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आकर क्या हो जाएगा डिवाइड में, यहाँ आकर क्या हो जाएगा डिवाइड में, -2/3 आ गई के की वैल्यू,
सिंपल, बेसिक, इजी। आगे समझ? मनीषा चौधरी आंसर डी। वेरी गुड चौधरी साहब, बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की तरफ आपके सामने चलते हैं। देखिए ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, इजी इजी है पर प्रीवियस है इसलिए कराने जरूरी है, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इफ वन रूट ऑफ 5x² + 13x + k बी रेसिप्रोकल ऑफ द अदर रूट, दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है मतलब उल्टा है, तो वैल्यू ऑफ k बतानी है। देखो दो रूट होते हैं अल्फा और बीटा, ये कहता है जो एक रूट है वो पहले दूसरे का अपोजिट है। जैसे मान लो बीटा को बोल दिया रेसिप्रोकल ऑफ अल्फा मतलब 1/α, ठीक है। तो इनकी अगर मैं प्रोडक्ट निकालूं तो क्या आएगी, दोनों रूट्स की प्रोडक्ट आएगी 1 के इक्वल, अल्फा से अल्फा कट जाएगा। भाई इसी ने तो कहा कि एक रूट है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो एक रूट अल्फा है, दूसरा क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल हो गया, तो आपस में कट गया, इनकी प्रोडक्ट आई 1। पूछा क्या है तो निकाल लो। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं, c/a। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं, c/a। c क्या है a क्या है 5, k/5 किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। भाई प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो 1 के इक्वल है, 1 के इक्वल रखा, k = 5। यही आपका आंसर है, बी ऑप्शन। क्या बात है चौधरी साहब, वेरी गुड, सबसे फास्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इफ 1 इज रूट ऑफ इक्वेशन, ये दो इक्वेशन आपको दे रखी है और इसका 1 आपको रूट बता रखा है, ठीक है। तो देखो भाई कैसे सोल्व करेंगे, कुछ भी नहीं है, इजी है भाई। 1 इसका रूट दे रखा है तो 1 इसका मतलब क्या है, ये इसको सेटिस्फाई करेगा, रख दो। एक ही जगह y की जगह 1 रख दो, तो इसमें y की जगह 1 रखा, y की जगह 1 रखा, तो क्या आ गया, a की वैल्यू आ गई -3। यहाँ पे रखा तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -2। चलो कर लेता हूँ वरना गड़बड़ भी हो सकती है। देखो 1 इज ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशंस का रूट है, इसका मतलब इनको सेटिस्फाई करेगा 0 के इक्वल में, ठीक है। तो y की जगह 1 रखा तो यहाँ से a आया, यहाँ से फिर से a आया, ठीक है, और ये है 3, तो 2a = -3, a = -3/2, ठीक है। इस इक्वेशन में जब मैंने 1 रखा तो 1 + 1 + b = 0 और b की वैल्यू आ गई यहाँ पर कितनी, -2। इसने क्या कहा था, वैल्यू ऑफ ए बी निकालो, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ए बी माइनस से माइनस, 2 से 2, आंसर आ गया 3। हाँ है, ये रहा, ठीक है। क्या मेरे से भी जल्दी आंसर निकाल रहे हो, वेरी गुड, ठीक है भाई, आ गया समझ। कुछ डाउट हो तो लेट मी नो, ऑलवेज बी देयर फॉर यू फॉर सॉल्विंग ओनली डाउट्स। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक बेहतरीन पर्सन। देखिए रूट्स ऑफ द इक्वेशन आपको दे रखे, पूछे हैं। अरे मैंने एक बात अभी समझाई थी ना, क्या इसमें पेन चलाएंगे हम, आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं, क्यों नहीं चलाएंगे हम पेन। देखो जैसे ही माइनस बीच में आता है तो रूट्स कैसे होंगे, पॉजिटिव। देखना ऑप्शन, सिर्फ यही तो ऑप्शन है पॉजिटिव, आंसर आ गया बिना पेन चलाए। चलो फिर भी कहोगे सर पेन चला दो, तो चला देते हैं। देखो भाई प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लो एक बार, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, √3/a, 2√3, ठीक है। √3 से √3 मतलब 1/2, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितनी आएगी, 1/2। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखो 1/2 आ रही है ना, यही तो आंसर है, ठीक है, वेरी गुड। हाँ अब 2 बच्चों के और आंसर आए हैं, प्रदीप कुमार और नीलम यादव, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपके सामने, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसने कहा पहली और आखिरी जो टर्म है एपी की, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, वो 1 और 11 है। तो एंड सम ऑफ ऑल द टर्म्स 36 है, नंबर ऑफ टर्म्स बताओ।
ये तो ऐसे ही सोच लो ना, 1 3 5 7 9 11 6 टर्म्स है, आंसर 6 है ना, सिंपल नहीं अरे सिंपल था, 1 से 11 के बीच में भाई डिफरेंस देखा मैंने 10 का है ना, 12 हो गए टोटल, दो का गैप कर दिया, 6 6 1 3 5 7 9 11। चलो कोई बात नहीं, आप ऐसे नहीं सोच सकते तो पेन चला लेते हैं। सम का फॉर्मूला होता है मेरे दोस्तों n/2 a प्लस एल। ये होता है फर्स्ट टर्म, ये होती है लास्ट टर्म, ये होता है n और ये होता है सम। सम कितना दे रखा है 36। नंबर ऑफ टर्म्स आपसे पूछी है, n की वैल्यू फर्स्ट टर्म है 1, लास्ट टर्म है 11, 11 और 1 12, 12/2 6, 6 से 36 6, n की वैल्यू 6। यही तो मैं कह रहा था, 1 3 5 7 9 11 6। छोटा देखो, जरूरी नहीं हमेशा आप फॉर्मूलों से ही चलो, जब नंबर छोटे हैं तो क्यों ना दिमाग से चलो, सोच लो, है ना। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज n/2, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स आपको दे रखा है और आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है और हमने उत्तर बता देना है बहुत जल्दी। कैसे, देखो भाई, ये सम ऑफ टर्म्स है, पहली टर्म निकालना जरा। जब पहली टर्म निकालोगे क्या करोगे, n की वैल्यू 1 पुट कर दो, 1/2, 1 3 एकम 3 और 5 8, 8/2 4, मतलब पहली टर्म आ गई 4। जब n की वैल्यू इसमें पुट करी तो पहली टर्म आ गई आपके सामने 4, ठीक है, पहली टर्म आ गई। दूसरी टर्म निकाल लो, दूसरी टर्म तो इसमें 2 रखने से नहीं आएगी क्योंकि ये सम है, पहली का तो सम वही होता है। दूसरी का सम देखो, 2 3 6 और 5 11, 2/2 1, मतलब 2 टर्म्स का सम आ गया 11। 2 टर्म्स का सम ऑफ 2 टर्म्स है 11। पहली टर्म कितनी है 4, तो दूसरी टर्म कितनी बची 7। भाई पहली टर्म तो 4 आ गई थी जब n की वैल्यू 1 पुट करी, पर n की वैल्यू 2 पुट करी तो सेकंड टर्म नहीं आई, वो आई है सम ऑफ 2 टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट टर्म तो वही होगी खुद में ही, एक का तो सम वही होता है। सम ऑफ 2 टर्म्स का मतलब है दोस्तों कि ये आया सम ऑफ 2 टर्म्स जब n की वैल्यू 2 पुट करी, कि इसमें पहली भी है और दूसरी भी है, पहली निकाल दी तो दूसरी बच गई। कॉमन डिफरेंस आ गया कितना 3, और आंसर आपके सामने। कैसे निकालोगे, 25वीं टर्म, 25वीं टर्म का मतलब है a1 + 24d, a1 की वैल्यू है 4, 24d 24 दिए 72, 72 और 4 76, 76। मेरे से पहले मनीषा चौधरी का आंसर है। वेरी गुड। देखो स्पीड बहुत अच्छी है मेरी भी बट समझाने के लिए क्या करें, आराम आराम से कराना पड़ता है, ठीक है। तो कैसी लगी आपको मेरी क्लास, होप आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ठीक है, बट अभी बीच में कॉल आ चुकी है इसलिए जाना पड़ेगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेंगे, 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सभी आपके एग्जाम को क्लियर कराने की गारंटी अपनी है। फिर से कल इसी टाइम आपकी मुलाकात होगी 8:15 बजे मेरे से, फिर से करेंगे शानदार लाजवाब जबरदस्त क्लास। चलिए फिर मुलाकात होगी, अभी के लिए शुभ रात्रि, बाय बाय, गुड नाइट। क्लास डेली होगी। थैंक यू सो मच।